वेलकम टू आवर चैनल कॉलम्स कलेक्शन। आज की इस वीडियो में हम जावेद चौधरी साहब का जो कॉलम आपके सामने पेश करेंगे उसका उन्वान है कैरवान में चंद घंटे। कैरवान ट्यूनिस शहर से 2 घंटे की ड्राइव पर वाक़या है। शहर की बुनियाद हज़रत उस्मान गनी के दौर में अक़बा बिन नाफ़े ने रखी और ये शुमाली अफ्रीका में मुसलमानों का पहला शहर बन गया। इस मकाम का इंतखाब सहाबी रसूल हज़रत अबू ज़मान अल बालोई ने किया था। आप 654 में यहाँ तशरीफ़ लाए और बर्बर कबाइल को दावत इस्लाम दी। ये इलाका मैदानी, गर्म और खुश्क था। लोगों ने आपसे पानी की कमी का शिकवा किया। आपने अपने असा से एक जगह की निशानदही फरमाई। खुदाई हुई और वहाँ पानी का चश्मा फूट पड़ा। मकामी लोगों का दावा है ये पानी मक्का मुकरमा के जमजम के चश्मे से यहाँ आता है। अबू ज़मान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैश मुबारक तराशने की सआदत भी हासिल हुई थी। आपने बहरहाल अपनी उम्र अजीज़ इस गर्म और खुश्क मैदान में गुजार दी। आपके विसाल के बाद ज़ायरीन ने मज़ार के गिर्द इंतहाई वसी और ख़ूबसूरत इमारत तामीर कर दी। लोग आपको सैदी साहब के नाम से याद करते हैं, आपसे इंतहाई अकीदत रखते हैं। ट्यूनिस में 12 रबीउल अव्वल जश्न मौलूद के नाम से मनाया जाता है। ये ट्यूनिस का सबसे बड़ा मजहबी और सकाफ़ती त्यौहार होता है और इसकी अहम तरीन तकरीब कैरवान में सैदी साहब के मज़ार पर होती है। लोग इनके मज़ार के गिर्द 7 फेरे तक लगाते हैं, जो ज़ाहिर है बिदअत है। सैदी साहब का मज़ार बर्बरी और ट्यूनिसी फ़न तामीर का अजीम शाहकार है। ये फ़न तामीर शाम से ट्यूनिस, ट्यूनिस से मोरक्को और मोरक्को से स्पेन गया और इसने तामीरात की दुनिया पर हैरान कुन असरात छोड़े। मुझे अल्लाह ताला ने शाम, मोरक्को और स्पेन जाने की बार बार तौफीक दी, लिहाजा मैं इस तर्ज तामीर से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मोरक्को के ज़्यादातर घर इसी तर्ज पर तामीर होते हैं और ये रियाद कहलाते हैं। सैदी साहब का मज़ार भी रियाद है। बैरूनी दीवारें पुरानी ईंटों से बनी हैं और इनकी मुख्तलिफ लेयर्स के दरमियान मट्टी की मोटी तय है। दीवारों पर नीले और सफ़ेद रंग के मोज़ीक हैं और ख़ते कूफ़ी से आयात तहरीर हैं। दीवारों और छतों पर बर्बर रिवायात की झलक भी दिखाई देती है। सैदी साहब से ज़रा से फासले पर मस्जिद अक़बा मौजूद है। ये मस्जिद अक़बा बिन नाफ़े ने बनवाई और ये शुमाली अफ्रीका में पहली मस्जिद थी। मस्जिद के सतून बाज़ंतीनी महल्लात और इबादत गाहें गिराकर कैरवान लाए गए। इन्हें कतारों में खड़ा कर दिया गया, इन पर छतरी डाली गई और यूं मस्जिद मुकम्मल हो गई। ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसके तमाम सतून हैयत, रंग और साइज में मुख्तलिफ हैं और ये मस्जिद से पहले कलीसाओं और देवी देवताओं के मंदिरों की सपोर्ट होते थे। सतूनों के साइज मुख्तलिफ हैं, लिहाजा इन्हें बराबर करने के लिए इनके ऊपर लकड़ी के तख्ते और तने लगा दिए गए। बरामदे बाज़ंतीनी स्टाइल में बनाए गए और ये दूर से आया सोफिया के बरामदों के भाई दिखाई देते हैं। मस्जिद का मिंबर दुनिया के कदीम तरीन इस्लामी मिंबर है। ये 1400 साल से अल्लाह का नाम-ए-बर बनकर यहाँ बैठा है। सहन वसी और ख़ूबसूरत है। चारों अतराफ हुजरे हैं। इन हुजरों में 7वीं और 8वीं ईस्वी में मदरसा कायम था और यहाँ मुसाफिर भी ठहरते थे। सहन के फर्श पर सफ़ेद मार्बल लगा हुआ है। मार्बल तालाब की तरह थोड़ा थोड़ा झुक कर सेंटर के एक नुक्ते पर इकट्ठा हो जाता है। सहन के वस्त में पानी जमा करने के लिए एक दिलचस्प निज़ाम बनाया गया है। कैरवान में कुदरती पानी ना होने के बराबर था, लिहाजा मस्जिद के मेमारों ने सहन में ज़ेरे ज़मीन तालाब बनाया, बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू किया, इसे फ़िल्टर करने का सिस्टम ईजाद किया और फिर कुएं के डोलों के ज़रिए पानी तालाब से बाहर लाकर नमाजियों के लिए वज़ू का बंदोबस्त कर दिया। मस्जिद का मीनार शामी मीनारों की तरह चौकोर और नुकीला है और ये माजी में शहर के लिए वाच टावर का काम भी करता था। ये भी बाज़ंतीनी इमारतों के पत्थरों से बनाया गया। पत्थरों पर कदीम तहरीरें तक दिखाई देती हैं। मस्जिद के बैरूनी गेट और दीवारें खूबसूरत और पुरहैबत हैं। ये चंद सेकंड में देखने वालों के दिलों में उतर जाती हैं। कैरवान का मदीना छोटा लेकिन खूबसूरत है। हमें वहाँ एक कदीम कुआं देखने का इत्तफाक हुआ। कुआं बैरो बरोता कहलाता है और ये 796 में तामीर हुआ। ये एक पथरीली इमारत में है, आज भी वर्किंग कंडीशन में है और इससे ऊँट के ज़रिए पानी निकाला जाता है। लोग इस पानी को भी आबे शिफा समझते हैं और इनका दावा है आप अगर एक बार ये पानी पी लें तो आप कैरवान दोबारा ज़रूर आते हैं। मैंने एक घूंट पानी पीकर मुस्तकबिल में कैरवान में एक रात गुजारने की बुकिंग करा ली। कैरवान में भी सैदी बूसईद की तरह सफ़ेद और नीला रंग हावी है। घरों की दीवारें सफ़ेद और खिड़कियां नीली हैं और ये सहराई हवा के साथ बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। कैरवान माजी में आज के मुकाबले में ज़्यादा गर्म और खुश्क होता था। ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत नीचे था, चुनाचे मुसलमानों ने पानी की कमी दूर करने और ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल बढ़ाने के लिए एक दिलचस्प तकनीक इस्तेमाल की।
انہوں نے شہر سے دور پہاڑوں کے دامن میں پانی کے درجنوں چینل بنائے۔ یہ بارش اور ندیوں کا پانی ان چینلز کے ذریعے کیروان لے آئے، لیکن کیونکہ شہر کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا تھا اور پانی چند دن میں بخارات بن کر اڑ جاتا تھا، مسلمانوں نے اس کا بھی ایک دلچسپ حل نکالا۔ انہوں نے شہر کے ساتھ بڑے بڑے 40 تالاب بنا دیے۔ بارش اور ندیوں کا پانی ان تالابوں میں جمع ہونے لگا۔ اس جمع شدہ پانی سے شہر کا واٹر لیول بھی بلند ہو گیا اور شہر کے لیے ہر موسم میں پانی بھی دستیاب ہونے لگا۔ پانی کا یہ سسٹم نوریہ کہلاتا ہے اور مسلمان یہ شام سے کیروان لے کر آئے تھے۔ یہ تالاب وقت برد ہو چکے ہیں، لیکن ان میں سے 2 آج بھی موجود ہیں اور اس وقت عالمی ورثہ ہیں۔ ہم وہاں بھی گئے اور یہ تکنیک دیکھ کر بڑی دیر تک کیروان کے مسلمانوں کی تعریف کرتے رہے۔ کیروان مسلمانوں نے صدی میں کیروان میں زیتون مسجد بنائی اور اس میں قرآن، فقہ اور فلسفہ کی کلاسز شروع کر دیں۔ یہ کلاسز شروع میں صرف اعلیٰ خاندان کے بچوں کے لیے تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کا دائرہ پھیلتا چلا گیا اور درسگاہ کے دروازے پہلے طالب علم کے لیے کھل گئے۔ کے نامور سوشل ریفارمر ابن خلدون اسی یونیورسٹی کے طالب علم اور پھر بچپن اور جوانی کیروان شہر میں گزری تھی۔ یہ بعد ازاں مراکو کے شہر فارس میں شفٹ ہو گئے، سلطان کا قرب حاصل کیا اور شاہی خاندان کے اتالیق ہو گئے۔ یہ فارس شہر کے قدیم یونیورسٹی القروین میں بھی پڑھاتے رہے۔ استاد نے فارس شہر ہی میں اپنی معرکۃ الآراء کتاب تاریخ ابن خلدون لکھنا شروع کی۔ مجھے فارس میں ابن خلدون کے اس گھر میں چند لمحے گزارنے کا اتفاق ہوا جہاں انہوں نے تحریر کی تھی۔ وہ اپنی صلاحیت کے ہاتھوں مجبور ہو کر فارس اور پھر شام پہنچ حلب کے بعد رسائی ہوئی اور بادشاہوں کو تاریخی بتاتے رہتے تھے۔ استاد کی موجودگی امیر تیمور نے حلب پر حملہ کر کھوپڑیوں کے بنانا اور شہر کے شہر جلا دینا امیر تیمور کا مشغلہ تھا۔ وہ دنیا میں صرف علماء اکرام اور فنکاروں کی عزت کرتا تھا۔ حلب کے لوگ امیر تیمور کی اس عادت سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے ابن خلدون کی منت کی، اسے قائل کیا اور پناہ کی درخواست کے ساتھ ٹوکری میں رکھ کر قلعے کی دیوار سے نیچے اتار دیا۔ امیر تیمور ابن خلدون کے نام سے واقف تھا، اس نے اسے فوراً بلا لیا۔ ابن خلدون نے امیر کا ہاتھ چوما اور اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ امیر اس خوشامد سے متاثر ہوا اور ابن خلدون کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ استاد نے حلب اور حلب کے شہریوں پر لعنت بھیجی اور باقی زندگی امیر تیمور کے لیے وقف کر دی۔ امیر نے اسے شمالی افریقہ کی تاریخ لکھنے کا حکم دیا۔ یہ امیر سے اجازت لے کر قاہرہ گیا، 6 برس قاہرہ میں گزارے اور 1406 میں 73 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس کی زندگی کے آخری ایام قسمہ پرسی اور جیلوں میں گزرے، تاہم وہ جیسے تیسے اپنی کتاب کا چھٹا حصہ مکمل کر گیا۔ اس کا مزار قاہرہ میں تھا، لیکن یہ مزار 20ویں صدی میں سڑک کی توسیع کا لقمہ بن گیا۔ میں 6 سال قبل اس کی قبر تلاش کرتے کرتے سڑک کے اس کنارے تک پہنچ گیا جہاں وہ اس وقت آسودہ سڑک ہے اور اس کی جسد خاکی کے اوپر سے روزانہ سینکڑوں گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک عظیم مسلمان اسکالر تھا اور اس کا بچپن کیروان اور زیتونہ یونیورسٹی میں گزرا تھا۔ زیتونہ یونیورسٹی کی لائبریری ایک وقت میں پورے عالم اسلام کی سب سے بڑی لائبریری ہوتی تھی۔ نیشیا پور سے غرناطہ تک کے طالب علم اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے یہاں آتے تھے، مگر بدقسمتی سے یہ لائبریری 16ویں صدی میں اسپینش حملہ آوروں کی نظر ہو گئی۔ تاہم زیتونہ مسجد اور یونیورسٹی آج بھی کیروان میں موجود ہے اور یہ یہاں سے گزرنے والے ہر شخص کو مسلمانوں کے تابناک ماضی کی سند دیتی رہتی ہے۔ میں ابن خلدون کا فین ہوں، لہٰذا میں نے زیتونہ مسجد کی دیواروں پر ہاتھ پھیرا، اس ہاتھ کو چوما اور آگے روانہ ہو گیا۔ کیروان اپنی تاریخ، اپنے تابناک ماضی اور اپنے سفید اور نیلے رنگوں کے ساتھ ہمارے قدموں میں بچھا ہوا تھا۔